कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस इग्नू से कर रहे हैं, और जो हमारे टॉपिक का नाम है वह है सामाजिक आंदोलन, आर्थिक महत्व और घटक। ये टॉपिक का नाम है। और जो बुक का नाम है वो है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। इसको हम MGPES 7 भी बोलते हैं, सॉरी MPSE 7 भी बोलते हैं। और ये चैप्टर आपका फर्स्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए पहला है, इसमें लिखा है परिचय। तो पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं। देखिए अब इसमें बता रहे हैं कि जो राजनीतिक है वो सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। जो राजनीतिक होती है वो सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा होता है। आगे बता रहे हैं समाज में जो भी गतिविधियां होती है वो राजनीतिक में शामिल होती हैं। समाज में होने वाली गतिविधियां राजनीतिक में भी शामिल होती हैं। बता रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि समाज में अगर कोई भी आंदोलन होते हैं उसका राजनीतिक पे प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर कोई भी आंदोलन हो रहे हैं तो उसका राजनीतिक पे प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, क्योंकि आंदोलन के पीछे कभी कभी ये होता है कि जो राजनीतिक है, हमारे में सत्ता है देश में, वो सही से कार्य नहीं कर रही है, फिर वो किसी चीज़ का उल्लंघन कर रही है, तो आंदोलन होते हैं। और जो आंदोलन होते हैं उनको उस पर प्रभाव भी पड़ता है, उन पर दबाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है राजनीतिक सत्ता के ऊपर। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले शुरू में जो समाज में आंदोलन हुए उसमें उसका प्रभाव राजनीतिक की संस्था पे पड़ा, कार्य क्षेत्र पे पड़ा, कर्तव्यों के साथ साथ समाज की सत्ता या शक्ति के विभाजन एवं आवंटन सब पर पड़ा है। बता रहे जो शुरू में आंदोलन स्टार्ट हुए, सामाजिक आंदोलन, उसका जो प्रभाव है वो राजनीतिक के सारे रूपों पे पड़ा था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अभी आगे क्या बता रहे हैं कि अगर सामाजिक आंदोलन के अभाव में आप चर्च व उसकी सत्ता या औपनिवेशिक शासन और फांसीवाद शक्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल कार्य था। यह बता रहे पहले के टाइम पे अगर सामाजिक आंदोलन ना होते, उनका अभाव होता, तो क्या होता कि आप जो चर्च की शक्ति होती है, चर्च होता है, या फिर सत्ता होती है, या फिर औपनिवेशवाद जो आपको पता ही होगा, फांसीवाद भी पता होगा, इन सब के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे अगर आप कोई सामाजिक आंदोलन ना होता तो। परंतु आपको पता है कि पहले के टाइम पे क्या हुआ, सामाजिक आंदोलन हुआ और इन सब के विरुद्ध में, खिलाफ में आंदोलन हुआ। जो ये फांसीवाद था, औपनिवेशवाद था, हमारे देश में ही आप देख लीजिए कि गांधी जी ने कैसे आंदोलन किए थे औपनिवेशिकवाद के, ब्रिटिश के विरोध में। तो उसी के कारण क्या होता है कि देश में फिर बदलाव आता है। तो ये बता रहे कि सामाजिक आंदोलन के बिना ये सब संभव नहीं था। और फिर बता रहे आगे कि विभिन्न देशों में होने वाले सामाजिक आंदोलन उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में आमूल और चूल परिवर्तन भी करते हैं। बोलते हैं कि जब सामाजिक आंदोलन होते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं अगर फ्रांस और रूस में सामाजिक आंदोलन ना होते तो क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि रूस और फ्रांस में सामाजिक आंदोलन हुए, तभी और देशों में भी होने लगे थे। तो अगर वहाँ पे सामाजिक आंदोलन ना होता तो वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना ना होती, और जो जारशाही है उससे मुक्ति ना पा पाते, जो एकदम हिटलर टाइप के जो होते थे और फांसीवाद था, इन सब से मुक्ति ना पा पाते हैं ना, और उन्हों के अभी तक गुलाम बने रहते हम लोग, या फिर फांसीवाद जो रूस में, फ्रांस में, वहाँ के लोग। और आगे बता रहे हैं वैसे ही जर्मनी में फांसीवाद आंदोलन हुआ था, कि जो फांसीवाद के खिलाफ आंदोलन लोगों ने चलाया था। और इस्लामी में इस्लामिक आंदोलन भी हुआ था। और बता रहे हैं भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। श्रीलंका में तमिल विद्रोह ने वहाँ के लोगों के वहाँ की राजनीतिक व वहाँ के आदर्श और के साथ साथ वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया। ये बोले जो सब आंदोलन होते हैं इनसे क्या होता है कि राजनीतिक में तो परिवर्तन आता ही है, परंतु उसकी वहाँ की संस्कृति पे भी प्रभाव पड़ता है, और एक आदर्श राज्य की स्थापना होती है। तो आंदोलन जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तभी आज के टाइम पे हम इतने स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं। और जो ऐसे कहते शासक होते थे जो कट्टरवादी होते थे, या फिर जो शोषण करते थे, लोगों का दुष्व्यवहार करते थे, उन सबको आंदोलन के माध्यम से ही हटाया गया है। आगे देखिए
ये बोल रहे हैं कि जो सामाजिक आंदोलन होता है किसी भी राष्ट्र में चलने वाली प्रत्येक गतिविधि को कम करता है या फिर अधिक प्रभावित करता है। बोले जो अगर कोई सामाजिक आंदोलन होते हैं तो उस देश की जो प्रत्येक गतिविधियां होती है उसको ज़्यादा भी प्रभावित कर सकता है और कम भी प्रभावित कर सकता है। आगे बता रहे हैं लोगों की आप भावनाओं की पूर्ति भी इन्हीं आंदोलन से होती है। देखिए आंदोलन इसलिए ही करते हैं कि वो अपनी भावनाओं की पूर्ति कर सके, जो वो सोच रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो कर सके। आगे बता रहे हैं अगर आपको किसी भी समाज की व्यवस्था जाननी है, आपको किसी भी समाज की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है कि वहाँ की कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, तो आपको वहाँ के समाज की व्यवस्था और वहाँ पे सामाजिक आंदोलन ये दो जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप राजनीतिक व्यवस्था को जान सकते हैं। तो पहले तो वहाँ की व्यवस्था जाने कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है और वहाँ के सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से होते थे या हो रहे हैं, तो आप वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी समझ सकते हैं, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा वहाँ की राजनीतिक किस प्रकार से। अगर ज़्यादा आंदोलन होते हैं, अधिकार को लेकर आंदोलन हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो सरकार है, राजनीति है, वो उनको अधिकार नहीं प्रोवाइड करवा रही है ना। तो आंदोलन के माध्यम से हम सरकार या जो राजनीतिक है उसको समझ सकते हैं। आगे देखिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। ये बोल रहे जो सामाजिक आंदोलन होता है उसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लगाया जाता है, यानी कि अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, अलग अलग विचारक जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। आगे देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं, बोले कुछ लोग तो इन्हें शहरीकरण अथवा ग्रामीण जीवन से मुक्ति के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। क्यों बोलते हैं कि शहरीकरण और जो ग्रामीण है उनसे मुक्ति के संदर्भ में इसका अनुमान लगाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं उन संगठनों की गतिविधियों से इसका अर्थ लगाते हैं कि जो समाज को भलाई के उद्देश्यों से की जाती है। बोल रहे हैं कि जो आंदोलन है वो भलाई के उद्देश्य से की जाती है, और कुछ बोल रहे हैं कि शहरीकरण अथवा ग्रामीण जीवन से मुक्ति के संदर्भ में। आगे देखिए बोले सामाजिक आंदोलन का अर्थ सामूहिक गतिविधि या राजनीतिक गतिविधि व अलग अलग देशों में उनकी प्रगति को देखिए। और जो सामाजिक आंदोलन होता है हर एक देश में अलग अलग रूप में उसका अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि हर एक देश की राजनीतिक गतिविधि अलग होती है, सामूहिक गतिविधि अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका अनुमान भी लगाया जाता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले सामाजिक आंदोलन शब्द 19वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप में लोकप्रिय हुआ। ये 19वीं शताब्दी में और यूरोप में लोकप्रिय हुआ था सबसे पहले। आगे बता रहे हैं बोले उस समय क्या था कि यूरोप में लोग धर्म चंगुल से मुक्त और समानतावादी व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहते थे। वहाँ के लोग क्या थे जो धर्म के चंगुल में फंसे हुए थे उससे मुक्ति पाना चाहते थे, और जो समानतावादी मतलब जो होता है जिसका जो जांघेर टाइप में होता है, जिसका एक शासन होता है जो सब पे दबदबा रखते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते थे, उस व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहते थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि एक ऐसा होते थे कि एक इंसान के हाथ में सारी शक्तियाँ आ गई तो वो लोगों पे अत्याचार करते थे, अपनी बातें मनवाते थे। तो वो बता रहे हैं आगे देखिए, बोले वहाँ के लोग जो थे वो धर्म सुधारक आंदोलन से प्रभावित होकर जनतांत्रिक अधिकारों और उससे संबंधित राजनीतिक संस्थाओं के लिए प्रसारित थे। ये बोल रहे कि वहाँ के लोग क्या हुए थे कि धर्म सुधारक आंदोलन उन्होंने मतलब उससे प्रभावित हुए, क्योंकि वहाँ धर्म को लेके प्रॉब्लम्स थी वहाँ के लोगों को, तो उन्होंने धर्म सुधारक आंदोलन से प्रभावित हुए और फिर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, जो लोकतंत्र होता है और जो जनतांत्रिक होता है उनके अधिकारों के लिए संबंध में राजनीतिक संस्थाएं जो होती है उसको सुधारने के प्रसार में थे कि हाँ वो सुधरे, वो अच्छी हो जाए। अगर राजनीतिक संस्था सही हो जाएगी तो हम सबके जो अधिकार हैं और जो धर्म सुधार हैं वो सब ठीक हो जाएगा। आगे देखिए बता रहे अधिकांश लोग इसे आर्थिक संबंधों से भी जोड़ते हैं, जो आर्थिक संबंध होते हैं उससे भी जोड़ते हैं इस आंदोलनों को, क्योंकि जिसमें आर्थिक सत्ता के बदलाव में सामाजिक व राजनीतिक सत्ता भी बदलती है। बोल रहे हैं कि आर्थिक सत्ता में क्या होता है कि जो राजनीतिक और सामाजिक सत्ता है वो भी बदलती है, तो कुछ लोग इसको आर्थिक से भी जोड़ते हैं। आप देखिए आगे क्या बता रहे हैं, बोले इसी प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिस्थितियों के प्रभावित होकर अपने तर्क संगत या फिर अपने आधार को सही ठहराते हुए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, क्योंकि सबके सेम परिभाषा नहीं है, इसमें सबने अलग अलग परिभाषा दी है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपने तर्क संगत को सही ठहराते हुए कि हाँ हम सही हैं और ये सिचुएशन इस पर लागू होती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपना विचार मतलब हर एक व्यक्ति का अपना विचार होता है और उस सामाजिक आंदोलन की परिभाषा से रिलेटिव है।
आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बुरे सामाजिक आंदोलन की परिभाषा के साथ साथ इसमें की जो कार्य विधि होती है और जो प्रक्रिया होती है, सामाजिक राजनीतिक विचारों में भी मतभेद पाया जाते हैं। बोल रहे हैं कि परिभाषाओं में तो मतभेद है ही विचारकों में, और जो इसकी कार्य विधि होती है, इसकी प्रक्रिया होती है, उसमें भी मतभेद पाया जाता है। लेकिन आगे क्या बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो विचारक होते हैं वो इसका अर्थ लगाते हैं कि सचेतन मन से सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्यों से सामूहिक कार्रवाई जो सुविचारित और समाज के भला करने के उद्देश्यों से की जाती है, वह सामाजिक आंदोलन कहलाती हैं। ये बोल रहे बहुत सारे विचारक पर ये परिभाषा तो मानते ही हैं कि जो एकदम साफ मन से हमारे समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य जो सामूहिक कार्रवाई की जाती है, वो ही सामाजिक आंदोलन होते हैं। तो ये बहुत से विचारक इसमें सहमति भी हैं कि हाँ, यही सामाजिक आंदोलन का अर्थ होता है। आगे देखिए, और देखिए आगे बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि समाज में छोटे मोटे जो आंदोलन होते हैं, सामूहिक कार्रवाई होती है छोटे छोटे, जैसे कि आपका मारपीट हो गया या फिर आपका जो छोटे मोटे प्रदर्शन हो गए, कभी कभी ये सब भी एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेते हैं। जैसे कि आपने छोटे से स्टार्ट किया, कोई छोटी मोटी बात सी थी, वो हुआ, फिर सामूहिक कार्रवाई, फिर एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेते हैं, बड़े आंदोलन का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है और क्या सिमिलरिटी है। आगे देखिए अब इसमें बता रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन एक दूसरे के काफ़ी निकट है। जो सामाजिक आंदोलन होता है, जो राजनीतिक आंदोलन होता है, एक दूसरे से बहुत निकट है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। पर आगे बताते हैं कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक ही होता है। जो सामाजिक आंदोलन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक होता है, लेकिन बुरे कि कुछ विद्वान राजनीतिक आंदोलनों को सीमित करते हैं और सीमित अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष या शक्ति प्राप्ति के लिए आंदोलन। ये बोले सामाजिक आंदोलन तो राजनीतिक सत्ता पाना ही होता है, सामाजिक आंदोलन और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो सकती हैं, परंतु जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं उसको बहुत से विचारक सीमित कर देते हैं, क्योंकि राजनीतिक आंदोलन का अर्थ ये लगाते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको सत्ता पाना है या फिर शक्ति को प्राप्त करना होता है। आगे देखिए क्या होता है, जबकि सामाजिक आंदोलन एक व्यापक शब्द है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन निकट तो है, परंतु राजनीतिक आंदोलन को सीमित किया जाता है और सामाजिक आंदोलन को व्यापक कहा जाता है। आगे देखिए बोरे दोनों में काफ़ी समानता पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया है। बोरे सामाजिक परिवर्तनों में कानून और गैर कानूनी दोनों ही मार्ग अपनाए जाते हैं। बोरे सामाजिक परिवर्तन में क्या होते हैं कि कानूनी और गैर कानूनी दोनों मार्ग को अपनाए जाते हैं। फिर बोल रहे ये मार्ग वर्तमान सत्ता के हिसाब से गैर कानूनी या कानूनी दोनों हो सकते हैं। ये बोल रहे जो वर्तमान में सत्ता है या फिर ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार की परिस्थिति है, कौन सी सत्ता है, उसके हिसाब से कानूनी और गैर कानूनी दोनों होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक आंदोलन का महत्व और घटक। अब हम पढ़ेंगे महत्व और घटक क्या होते हैं उनके। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन का महत्व उन विचारकों की कल्पनाओं को अमली जामा पहनाने में है जो यह मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए बिना उनकी कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है। बोल रहे हैं कि बहुत से विचारक ऐसे सोचते हैं कि किस राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए बिना, कि आप अगर सुधार नहीं करोगे तो कमियों को दूर नहीं कर सकते। और आगे क्या बता रहे हैं, और ये जो विचारक है आदर्शनात्मक सुझाव देते हैं, जो आदर्शनात्मक सुझाव होते हैं ना कि आदर्श के ऊपर वो सुझाव देते हैं और उसे ही एकमात्र रास्ता मानते हैं। और बोल रहे हैं कि आदर्श जो होता है आदर्शनात्मक, उसे ही एकमात्र रास्ता भी मानते हैं। बोलते कि और कोई रास्ता नहीं है, खाली आदर्श स्थिति स्थापित हो जाने के बाद भी अगर जनता उस व्यवस्था से खुश नहीं है तो उस पर आदर्श अवस्था में भी नाता तोड़ लेना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि बहुत से विचारक ऐसे बोलते हैं कि आप है ना बिना कहते सुधार के किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, और वो सुधार क्या है, खाली आदर्शनात्मक एक आदर्श वाली जो सोच होती है वो। और बोल रहे हैं अगर स्थिति से लोग खुश नहीं है ना, आदर्श वाली स्थिति या फिर जो भी आदर्श का एक स्थिति है उससे अगर लोग खुश नहीं हैं तो उससे भी नाता छोड़ देना चाहिए।
आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बुरे इसे प्रतिक्रांति भी कहा जाता है। बुरे पर लेकिन अधिकांश नेता और अधिकांश विचारक प्रतिक्रांति या क्रांति के बाद सुधार के लिए क्रांति को विघटनकारी और गलत मानते हैं। बुरे बहुत से ऐसे विचारक हैं जो प्रतिक्रांति अगर हो जाती है, जो मैंने अभी आपको आदर्श व्यवस्था बताई, इसको प्रतिक्रांति बोलते हैं। तो बुरे अगर प्रतिक्रांति, बहुत से विचारक ऐसे बोलते हैं कि प्रतिक्रांति या क्रांति सुधार के लिए क्रांति को विघटनकारी और गलत मानते हैं, कि उसमें जो सुधार होते हैं विघटनकारी होते हैं और गलत होते हैं, मतलब कि चीज़ों को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं और गलत होते हैं। आगे बता रहे हैं, देखिए लेकिन ऐसी बातें तानाशाही वाले देशों में उचित मानी जाती है। परंतु ये जो बातें हैं, ये तानाशाही जो देश होते हैं जहाँ पे एक सत्ता के हाथ में सारी शक्ति होती है, एक राजा के हाथ में जो तानाशाह चलाते हैं, लोगों के ऊपर हुक्म चलाते हैं, उस देश में ये सब चीज़ें उचित मानी जाती हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जनता के लिए जीवन जीने की एक कला होती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो जीवन जीने की एक कला होती है। देखिए तानाशाही देश में आप अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाते, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं होती। परंतु जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें क्या होता है कि आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, आपको सारे प्रकार के अधिकार होते हैं, तो वो सब इसमें बताया गया है। आगे देखिए, और ये बोल रहे अगर उसमें अगर कोई अंत विरोधी होता है, अंत विद्रोह होता है या विरोध होता है, तो उसे सामने आने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि किसी के बीच में कोई अंत विरोध हो रहा है, बीच में कोई विरोध हो रहा है, तो उसको सामने लाने में या सामने आने में कोई बुराई नहीं है। फिर बोलते हैं कोई भी सत्ता अंतिम कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता। देखिए हम कोई भी चीज़ को हम फाइनल नहीं बोल सकते कि हाँ यही फाइनल, इसके बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता दुनिया में, ऐसा नहीं है। कोई अगर सत्य है तो उसके बाद भी कोई और भी सत्य हो सकता है। और फिर कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो कितने भी महान विचारों की कल्पना हो, अप्रासंगिक बन जाती है। बोले कोई भी एक जैसे कि आपकी कोई भी विचारक हो, ठीक है, काल्पनिक विचारों हो, कितनी भी अच्छी हो, पर वे भी वक्त के साथ वो भी चेंज हो जाती है, उसमें भी त्रुटि आ जाती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, पूरे तथा समय के अनुसार उसमें परिवर्तन उस व्यवस्था व विचारक को मजबूत बनाने में मदद करती है। बुरे वक्त के अनुसार, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन अगर आप लाओगे उस व्यवस्था में या फिर उस विचारधारा में, तो विचारधारा और ज़्यादा मजबूत और अच्छी हो जाएगी। परंतु अगर आप कोई विचारधारा को पहले के अकॉर्डिंग ही रख रहे हो परंपरागत रूप से, और उसमें कोई वक्त समय के साथ साथ चेंज नहीं ला रहे उस विचारधारा में, तो वह मजबूत नहीं होती है, वो फिर कमज़ोर पड़ती जाती है। आगे देखिए, फिर आगे बोलते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है कि जो सामाजिक आंदोलन है इसका केवल एक ही मकसद है कि सत्ता को प्राप्त करना। परंतु पहले ऐसा होता था कि जो सामाजिक आंदोलन होते थे उसमें आप परिवर्तन लाते थे, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि एक सत्ता प्राप्ति रह गया उद्देश्य उनका। और बोरे एक बार जब सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो बोरे जब सत्ता प्राप्त हो जाती है तो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है और शासकों की संस्कृति बन चुकी है। बोरे की खिलवाड़ करना, ये जो शासक होते हैं, जो राजनीतिक में होते हैं शासक वर्ग, इनों की संस्कृति बन चुकी है कि लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करें। तो आज के टाइम पे क्या है कि अगर आंदोलन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनका एक मकसद है कि सत्ता को प्राप्त करना। और जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो वो शासक वर्ग का एक बन जाती है एक संस्कृति की लोगों की जो भावना उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, उनों के लिए मतलब कि वो जो मांग करे वो पूरी ना की जाए, ये सब। आगे बता रहे लोगों के विचारों में भिन्नता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत ही बनाती है। बुरे लोगों के विचार में जो भिन्नता होती है, अलग अलग सोच होती है, वो लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। क्योंकि देखिए जहाँ पे एक तरीके से और एक ही इंसान सोचे तो वो तानाशाही कहलाती है या फिर राजतंत्र कहलाती है ना, और साम्राज्यवाद कहलाती है। परंतु जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, अलग अलग सोच हो, तो वो लोकतंत्र को मजबूती देती है। आगे देखिए, बुरे जो सामाजिक आंदोलन किसी भी एक खास वर्ग या व्यक्तियों का संगठन होता है। जो सामाजिक आंदोलन करते हैं उनका कोई वर्ग बन जाता है, फिर व्यक्तियों का संगठन होता है। आगे देखिए, बुरे जो वर्गीय मतभेद होते हैं वो लोकतांत्रिक शासन को सशक्त बनाते हैं। जैसे कि हर एक वर्ग में मतभेद होता है तो ये लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। बुरे लोकतंत्र के माध्यम से जो सशक्तिकरण होता है उसका सपना पूरा होता है। जो लोकतंत्र होता है, जो सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सशक्तिकरण का सपना पूरा होता है। अगर आप सामाजिक आंदोलन करते हैं तो मजबूती मिलती है समाज में और आपका सपना जो मजबूती का सपना है वो पूरा होता है। और बुरे जो समाज में लोग जो लाभ से वंचित हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनों के पास ये लाभ नहीं पहुँच पाता सही तरीके से, उनके अधिकार उनको नहीं पहुँच पाते या उनके साथ शोषण होता है, जो भी चीज़ें हैं उससे वो उसका भी फिर फ़ायदा उठा सकते हैं जब सामाजिक आंदोलन होता है। तो
और बोल रहे हैं उसको भी खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जो लाभ से वंचित लोग होते हैं उनको भी अपनी बातें रखने का फिर मौका मिलता है। पूरे जो सामाजिक आंदोलन होता है उसके द्वारा लोगों की जो भावना होती है वो सामूहिक रूप से प्रदर्शन होती है, मतलब कि वो उसको एक्सप्रेस मतलब कि ऐसे दिखाते हैं। जब सामाजिक आंदोलन में क्या होता है कि लोगों की जो भावना है वो उसको प्रदर्शित करते हैं, वो बताते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं। आगे देखिए, पूरे जो सामूहिक प्रदर्शन या भावना को जो संगठित करते हैं राजनीतिक में सच्चे लोकतंत्र को पाने में मदद करता है। बुरे जो सामूहिक प्रदर्शन होता है अपनी भावना को प्रदर्शन करते हैं संगठित रूप से, तो राजनीतिक में सच्चे लोकतंत्र को आप पा सकते हैं उसके कारण। आगे देखिए, बुरे कुल मिलाकर इसके द्वारा जो राजनीतिक है लोगों को राजनीतिक को समझने में मदद मिलती है कि जो सामाजिक आंदोलन से आप राजनीतिक को समझ पाते हैं इन सब चीज़ों से होता है, जिसके बाद में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को समझने में आसानी होती है। फिर आप संपूर्ण जो राजनीतिक है उसको भी समझ सकते हैं। आगे बोल रहे सामाजिक आंदोलन के घटक में उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व और संगठन भी शामिल होते हैं। बोल रहे जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उसमें मुख्य क्या होते हैं, आपके उद्देश्य क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, कार्य कैसे कर रहे हैं, नेतृत्व कैसे है, संगठन कैसे है, ये सब भी शामिल होते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं। आगे देखिए बता रहे हैं यह एक बुरे जो घटक होते हैं ना इसमें वो एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं। बुरे इसी कारण से क्या होता है कि सामाजिक व राजनीतिक में परिवर्तन लाने तथा उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक आंदोलन से क्या होता है कि जो सामाजिक और राजनीतिक में उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है कि उसमें सुधार हो सके। आगे देखिए अब क्या बता रहे हैं कि लोग एक संगठित होते हैं, अपनी भावना को संगठित करते हैं और एक उद्देश्य बनाते हैं और फिर क्या होता है हिंसा या अहिंसा के साधनों को मतलब कि साधनों को अपनाते हैं, चाहे वो हिंसा करे या अहिंसा करे वो उनके ऊपर है, फिर वो साधनों को अपनाते हैं। फिर क्या होता है एक नेता को बनाते हैं, मतलब कि एक नेता को मान लेते कि हमारा नेता है जो हमारे को गाइडेंस करेगा। आगे वो एक विचारधारा को तर्कसंगत मानते हुए सामाजिक आंदोलन करने लग जाते हैं ताकि समाज में क्या होते हैं कि पहले की अपेक्षा सुधार हो सके। तो इसमें बता रहे कि कैसे कैसे क्रम वाइज बता रहे हैं, पहले संगठित होते हैं, भावना को उद्देश्य बनाते हैं, फिर अपने संसाधनों को देते हैं कि अहिंसा के तौर पे करना है, हिंसा के तौर पे, फिर वो एक नेता को मान लेते हैं कि हमारा नेता है, फिर एक विचारधारा को मानते हैं, फिर उसको अकॉर्डिंग वो अपना आंदोलन चलाते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, बोले कि जो सामाजिक आंदोलन के जो घटक होते हैं वो कभी बढ़ भी सकते हैं, जैसे कि जो उनके घटक से होते हैं वो बढ़ भी सकते हैं और बोले उनकी जो प्रगति होती है वो भी बदल सकती है। और बोले कभी कभी तो क्या होता है कि उद्देश्यों को पाते समय दूसरे उद्देश्य भी उनको मिल जाते हैं और लोग उनकी तरफ उन्मुख हो जाते हैं। जैसे कि वो समझ ले एक उद्देश्य पे चल रहे हैं पर कभी कभी क्या होता है दूसरे उद्देश्य की तरफ मुड़ जाते हैं और वो फिर उस तरफ में चल पड़ते हैं और वो उनको मिल भी जाते हैं। तो ये सब इसमें होता है सामाजिक आंदोलन में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने आज आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में बताया, राजनीतिक आंदोलन के बारे में बताया, इसके घटक बताए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी बुक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मेरे पास वो बुक अवेलेबल होगी तो ज़रूर मैं उसके लिए आपकी वीडियो तैयार कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।